अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलके बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसकी केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो केमिकल नेचर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो डीएनए डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फ्रेडरिक मिस्चर। 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए को डिस्कवर किया था, यानी कि डीएनए को दरियाफ्त जिस साइंसदान ने किया था उसका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। और इसने डीएनए को किस तरीके से डिस्कवर किया कि इसने ह्यूमन सेल्स एंड फिश के स्पर्म सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर एक वाइट कलर की सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया, और जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये जो वाइट सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट की गई है वो बेसिकली डीएनए है। ठीक है, और फिर जब डीएनए की केमिकल नेचर जो फाइंड की गई तो उसकी जो केमिकल नेचर होती है वो एसिडिक होती है, इसीलिए हम डीएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक जो वर्ड है ये निकला है न्यूक्लियस से, और एसिड जो वर्ड है उसकी एसिडिक नेचर की वजह से है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए एंड ड्यू टू इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स, डीएनए को नाम दे दिया गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब 1869 से लेके 50 ईयर्स ऑनवर्ड यानी 50 साल तक डीएनए पे कोई ख़ास रिसर्च नहीं की गई, यानी इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता था, ठीक है, इसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं पता थी। तो तकरीबन 50 साल बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम P.A. लेवेन था, P.A. लेवेन ने क्या किया, P.A. लेवेन ने फाइंड किया डीएनए का स्ट्रक्चर कि डीएनए का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए किस चीज़ से मिलके बना है। तो इसने जो डिस्कवरी की उसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं डीएनए के अंदर जिसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जो है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं जिससे मिलकर डीएनए बना है। न्यूक्लियोटाइड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है इटसेल्फ 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट है पेंटोस शुगर, दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। अब पेंटोस शुगर क्या है? पेंटोस शुगर जो है ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है और 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में 5 कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके सामने पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, तो इसमें हम कार्बन के एलिमेंट्स, कार्बन के एटम को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं पेंटोस शुगर के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप में 4 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फॉस्फोरिक एसिड की डेरिवेशन है। फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट ग्रुप बनता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इसके सेंटर में एक फॉस्फेट का एटम प्रेजेंट है और इसने 4 ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, जबकि बाकी के जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट आ जाता है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये 2 तरह की आ जाती है हमारे पास। एक नाइट्रोजनस बेस होती है जिसमें डबल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 रिंग्स इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो दूसरी नाइट्रोजनस बेस है यानी कि पायरिमिडीन, उसके स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में डबल रिंग्स प्रेजेंट है और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग प्रेजेंट है। अब जो प्यूरिन्स हैं ये 2 तरह की होती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडीन जो है ये 3 तरह की बेसिकली होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। लेकिन यूरासिल जो है ये आरएनए में प्रेजेंट होती है, लेकिन डीएनए में प्रेजेंट होती है
थायमीन। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों कंपोनेंट्स ज्वाइन करके एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक सीक्वेंस में, एक चेन में बाइंड करके कंबाइन होके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक कंप्लीट राइबोस पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। हमने पढ़ा कि पेंटोज शुगर जो है इसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं पेंटोज शुगर में। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच्ड है पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होती है कार्बन नंबर 1 के साथ, यानी कि जो कार्बन नंबर 1 है पेंटोज शुगर की, वहाँ पे अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन नंबर 1, ये जो 1 वाली पोजीशन है, यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, फिर 2, 3, 4 और जो कार्बन नंबर 5 है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था, CH2 ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था। अगर हम उस डायग्राम में देखें तो कार्बन नंबर 5 के साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये एक फॉस्फेट जो है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, जहाँ पे फॉस्फेट के अराउंड जो थे 4 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट थे। ए के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है फॉस्फेट ने, और बाकियों के साथ जो बाकी ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं तीनों, वो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक दूसरे के करीब आएंगे और पेंटोज शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो फॉस्फेट ग्रुप था उसका हाइड्रोजन एटम, ये दोनों मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, इसीलिए हम इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस। तो जब पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है तो कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था और फॉस्फेट का हाइड्रोजन एटम, ये दोनों कंबाइन करके बना देंगे वाटर का मॉलिक्यूल। अब पीछे क्या बचा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया। अब पीछे बचा कार्बन और फॉस्फेट का ऑक्सीजन। अब आप दूसरे स्टेप में हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा कार्बन नंबर 5 था वहाँ से हाइड्रोक्सिल का ग्रुप रिमूव हो चुका है और जो फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन था उसका भी, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका भी हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। अब जो पीछे कार्बन का एटम और फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन का एटम था, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लिंक हो जाता है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस अटैच है कार्बन नंबर 1 के साथ और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 5 के साथ। किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप ने पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाया, वो हमने पढ़ा कि उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। अब जो रिजल्टेंट हमारे पास बॉन्ड आया है फॉस्फेट ऑक्सीजन एंड कार्बन का, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉस्फेट ऑक्सीजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज। यानी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट ग्रुप के ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड, और इसके रिजल्ट में ये जो फॉस्फेट ऑक्सीजन और कार्बन एक सीरीज में आ गए हैं, एक लाइन में आ गए हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इस POC बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, अब हमने एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया जिसमें पेंटोज शुगर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है। ये हमने सिंगल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ की है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी बेस होगी, ये पायरिमिडीन होगी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि पायरिमिडीन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे डबल रिंग प्रेजेंट होती, 2 रिंग्स ड्रॉ की होती, तो इसका मतलब था कि ये कोई ना कोई प्यूरिन की बेस होगी। ठीक है, तो इस तरह से पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है कार्बन नंबर 1 के साथ और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के रिलीज होने के रिजल्ट में बना है, और रिजल्टेंट में जो फॉस्फेट ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का
स्ट्रक्चर है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करके एक चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, और हज़ारों इस तरह के न्यूक्लियोटाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होके आपस में बॉन्ड बना के तो एक पॉलीमर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे, पहले हमने एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन देख ली कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड के साथ नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें जिसके कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 के साथ है फॉस्फेट ग्रुप, तो कार्बन नंबर 3 पे आप देखें 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास एक हाइड्रोक्सल का ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है। इसी तरह से अगर हम एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर लेते हैं जिसके पास भी नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप है, हमने देखा कि किस तरह से एस्टर लिंकेज के जरिए फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुआ था पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसने POC बॉन्ड बनाया हुआ है इस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास स्टिल एक और हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। अब ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप इस न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सल ग्रुप और ये वाला इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप और इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपस में कंबाइन करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, इसी तरह से जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप अपना हाइड्रोजन दे देता है और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है कार्बन नंबर 3 पे मौजूद जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो पूरा का पूरा उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, ये दोनों आपस में किस तरह से लिंक करेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल जो है वो कंबाइन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस डायग्राम पे, तो क्या होगा कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो हमें पता चलता है कि पीछे क्या बचा, फॉस्फेट और एक ऑक्सीजन का एटम और इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3। तो क्या ये एक फिर से POC बॉन्ड यानी कि एस्टर बॉन्ड नहीं बन गया। ठीक है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप के हाइड्रोक्सल ने अपनी ऑक्सीजन दे दी और कार्बन नंबर जो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 थी उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप रिलीज हो गया, तो पीछे एक ऑक्सीजन बची, तो फॉस्फेट, ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ पे अगर कार्बन मेंशन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि ये कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एक फिर से हमारे पास एक POC लिंकेज यानी कि एस्टर लिंकेज आ जाता है। तो अब अगर हम दोनों न्यूक्लियोटाइड को देखें तो ये इस न्यूक्लियोटाइड ने ऑलरेडी एक POC बॉन्ड बनाया हुआ था और ये एक और POC बॉन्ड यानी कि एस्टर लिंकेज हमारे पास आ गया। तो इस पूरे लिंकेज को हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर यानी कि दो एस्टर बॉन्ड के लिंकेज के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक एस्टर बॉन्ड वो जो फॉस्फेट ग्रुप ने कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होते वक्त एक बनाया था एस्टर बॉन्ड, और अब एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सल ग्रुप और इस फॉस्फेट ग्रुप के हाइड्रोक्सल ग्रुप ने आपस में वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करके फिर से एक POC बॉन्ड बना लिया। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे POC, एक ये POC बॉन्ड और एक POC ये बॉन्ड, तो हमारे पास ओवरऑल दो एस्टर बॉन्ड्स हैं, इसलिए हम इस लिंकेज को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब अगर हम देखें कि ये मॉलिक्यूल, एक ये जो न्यूक्लियोटाइड है, क्या इसके फॉस्फेट ग्रुप के पास
पास स्टिल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, और अब अगर ये किसी तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंकेज बनाना चाहे तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो दूसरा नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, स्टिल वो दोनों आपस में कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करके यहाँ पे फिर से एक एस्टर लिंकेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ। तो इस तरह से हमारे पास एक ये जो पॉलीमर आ जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए, ठीक है। यानी कि कार्बन एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अवेलेबल है लिंकेज बनाने के लिए, और जो नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 ग्रुप हमेशा अवेलेबल होगा एक नया एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक अनलिमिटेड न्यूक्लियोटाइड का चेन हमारे पास आ जाती है, और ये न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है, जो पॉलीमर वो होता है, उसी को हम डीएनए बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ साइंटिस्ट का वर्क पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या रिसर्च की थी। कुछ साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है। उसमें एक साइंटिस्ट आ जाता है हमारे पास, अरविंद चारगफ। अरविंद चारगफ एक साइंटिस्ट था। इसने क्या फाइंड किया, इसने क्या रिसर्च की, इसने ये फाइंड किया कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एडेनिन और गुआनिन जो है ये आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, और साइटोसिन और थायमिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, गुआनिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, हमेशा थायमिन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये कैलकुलेशंस की कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जो प्यूरिन्स होती हैं वो उनकी जो अमाउंट होती है वो हमेशा इक्वल होती है, यानी कि एडेनिन और गुआनिन की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी। इसी तरह से जो साइटोसिन्स होती है, साइटोसिन और थायमिन जो होती हैं, इनकी अमाउंट भी हमेशा इक्वल होती है। यानी कि एडेनिन ने हमेशा बॉन्ड बनाना है गुआनिन के साथ, तो डेफिनेटली दोनों की अमाउंट इक्वल होगी, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, थायमिन के साथ, तो इन दोनों की अमाउंट भी हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। ये एक सिंपल सी रिसर्च थी जो किसने की थी, अरविंद चारगफ ने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बेसिकली क्या किया था, इसने ये फाइंड किया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है। यानी कि अब हम जानते हैं कि डीएनए का जो है स्ट्रक्चर वो हेलिकल होता है, स्पाइरल होता है, लेकिन हमें पहले नहीं पता था कि डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल एंड स्पाइरल होता है, ठीक है। तो ये फाइंड किया था किसने, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक साइंटिस्ट था हमारे पास मॉरिस विल्किंस। मॉरिस विल्किंस ने क्या किया था, डीएनए के फाइबर्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने उन्हीं फाइबर्स को यूज करके अपनी रिसर्च की, यानी मॉरिस विल्किंस के जो डीएनए के फाइबर्स थे उनको यूज किया, और उनके ऊपर एक टेक्निक अप्लाई की जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन में उसने क्या किया कि एक्सरेज ली, ठीक है, और उनको उन्हीं जो डीएनए के फाइबर्स थे उनके ऊपर बम्बार्ड किया, यानी कि उन एक्सरेज को थ्रो किया डीएनए के फाइबर्स के ऊपर। वो जब एक्सरेज डीएनए के फाइबर्स से टकरा कर वापस आई तो उनको उसने रिकॉर्ड कर लिया एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वही जो एक्सरेज जो डीएनए से टकरा कर वापस आई तो उनके सामने उसने रख दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। जब उसके ऊपर वो थ्रो की फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इमेज सा आ गया। जब उस 3 डायमेंशनल इमेज को हमने स्टडी किया तो वो इस तरह से एक हेलिकल और स्पाइरल 3 डायमेंशनल इमेज था, जिससे हमें ये पता चला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है एंड स्पाइरल होता है, और हर हेलिक्स का जो डायामीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है, और एक कंप्लीट जो हेलिक्स का एक कंप्लीट टर्न होता है उसका डायामीटर कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो दोनों जो फाइबर्स हैं डीएनए के, दोनों डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक डबल हेलिक्स में प्रेजेंट, उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, यानी कितना डायमीटर होता है, 2 नैनोमीटर, और एक कंप्लीट टर्न का कितना डिस्टेंस होता है, कंप्लीट जो एक लूप आ जाती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो उसका कितना डायमीटर होता है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स।